प्यारे बच्चों, आपका चैनल में फिर से स्वागत है। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में कविताओं का हमने रिवीजन किया था ब्रीफ में, और अब इस वीडियो में हम व्याकरण का रिवीजन भी उदाहरण के साथ जो है वो ब्रीफ में करेंगे। अगर आपको व्याकरण से संबंधित किसी भी टॉपिक की डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पर दिए हुए लिंक पे से जाकर देख सकते हैं आप। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो 10वीं की परीक्षा हो रही है उसमें व्याकरण से संबंधित 4 हमारे टॉपिक हैं। तो चारों टॉपिक से संबंधित 4-4 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। 5 रहते हैं, उनमें से कोई 4 हमें करने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 16 नंबर की हमारी ये व्याकरण आती है। तो व्याकरण के अंदर जो पहला हमारा एक टॉपिक है वो है पद परिचय। देखिए, पद परिचय जब आप दे पाएंगे उससे पहले आपको जो बेसिक व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, उन सभी की अगर आपको जानकारी होगी तो आप पद परिचय जो है आसानी से दे पाएंगे। और इन सभी व्याकरण की वीडियो जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। अब बात आती है, देखिए आपको इस तरह वाक्य मिलेगा और वाक्य के नीचे लाइन मिलेगी, रेखांकित आ जाएगा कि रेखांकित शब्द का जो है वो पद परिचय दीजिए। तो सबसे पहले आ गई, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। तो मुंशी प्रेमचंद के नीचे यहाँ अंडरलाइन कर दिया। अब है कि मुंशी प्रेमचंद क्या है। तो देखिए, जब भी आपने पद परिचय देना हो तो सबसे पहले आपने देखना है उस शब्द में कि संज्ञा तो नहीं है। अगर संज्ञा नहीं है तो फिर आपने सर्वनाम चेक करना है। सर्वनाम भी नहीं है तो उसके बाद विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, क्रिया, ये चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो संज्ञा चेक करेंगे। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद क्या संज्ञा है, तो दिमाग आएगा कि नाम है, तो नाम तो संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी है, क्योंकि नाम है तो नाम जो है वो व्यक्तिवाचक में। अब हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 2 में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी। उसके बाद देखिए, क्या ये एक वचन है, तो मुंशी प्रेमचंद एक ही है तो एक वचन भी है। फिर बात आती है, क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग भी इन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर बात आती है कि ये कारक कौन सा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, तो गोदान की रचना किसने की, तो प्रेमचंद ने की। तो प्रेमचंद जो है कर्ता कारक है, इसलिए हमारा जो ये उत्तर है यहाँ वो ये तीसरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन वाला जो है ये हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इस पे जाकर के हम जो है ऑप्शन को फिर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा ये इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है, रेखा नित्य दौड़ने जाती है। अब देखिए, रेखा नित्य दौड़ने जाती है, नित्य का मतलब प्राय, प्रतिदिन, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या है यहाँ। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण है क्या, तो विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। लेकिन ये दौड़ने जाती क्रिया है और क्रिया के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये विशेषण तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया मैंने कहा कि क्रिया विशेषण है। इसके बाद अवयव, अवयव नहीं है, फिर अवयव, तो इसका मतलब क्रिया विशेषण का एक ही हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। और कैसे दौड़ती है, तो नित्य ये है, तो रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण एक वचन। पुल्लिंग जो है वो दौड़ने जाता है, क्रिया की विशेषता है। यहाँ जो है ये पुल्लिंग शब्द जो है, क्योंकि रेखा है, नाम है, तो रेखा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग की जगह जो है वो स्त्रीलिंग, तो ये हमारा सही ऑप्शन तो यही है। इसमें स्त्रीलिंग की जगह यहाँ पुल्लिंग जो लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा है, वाह कितना सुंदर मोर है। अब देखिए, वाह शब्द आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगा हुआ है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो हमारा हिंदी में विस्मयादि बोधक होता है। तो इसमें विस्मयादि बोधक का एक तो ए में भी ऑप्शन है और एक डी में ऑप्शन है। तो अब विस्मयादि बोधक है, फिर कितना सुंदर। अब देखिए, कितना सुंदर मोर है, क्या ये दुख को प्रकट कर रहा है या खुशी को प्रकट कर रहा है। तो पहले में तो शोक सूचक है, तो दुख को तो नहीं कर रहा है प्रकट, तो ये सुख को प्रकट कर रहा है, खुशी को प्रकट कर रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन जो सही वो होगा वो हर्ष सूचक वाला हो जाएगा। अब चलिए आगे हैं, गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है। यहाँ गरीब के नीचे अंडरलाइन है। देखिए, मजदूर के आगे गरीब शब्द लगा हुआ है, तो ये मजदूर की विशेषता बता रहे हैं। मजदूर क्या है,
संज्ञा है। जब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहते हैं, तो यहाँ विशेषण है। अब विशेषण कौन सा, देखिए विशेषण इसमें 2 में दे रखा है। इसके बाद ए में है विशेषण के साथ गुणवाचक, और सी में दे दिया जातिवाचक। तो जातिवाचक तो कोई विशेषण होता नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो इस ऐसे आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देख के ऑप्शन में जिसमें रहे तो जल्दी से जल्दी जो है आप उसको कवर कर सकेंगे। आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण फैलना बहुत तेजी से फैल रहा है। सबसे पहली बात है आजकल ये अवयव ही है, तो अवयव तो तीनों में है। फिर ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण के आगे ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण ये क्रिया की विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण तीनों में भी है। अब ये आज और कल ये क्या है, ये समय को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ कालवाचक है, कालवाचक यहाँ 2 में है, तो ए भी है इसका। कई बार क्या होता है किसी के ऑप्शन वैसे तो जनरली मिलते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि 2 ऑप्शन भी उसके सही हो जाते हैं, तो आपने अगर दोनों रहे तो दोनों ही करने हैं आपने। तो इसमें पहला भी जो है सही है, और इसके बाद जो है तीसरा भी, क्योंकि ये तो सेम लिख दिया। ठीक है, अगला है गिलास में थोड़ा जूस है, तो थोड़ा ये मात्रा दर्शा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा कम ज्यादा ये किस में आता है, क्या सर्वनाम है, सर्वनाम में कहीं देखा है, यानी ये थोड़ा ज्यादा क्या है, ये परिमाणवाचक चीजें हैं, मापतोल दर्शा रही है। तो मापतोल के लिए देखिए इसमें सिर्फ एक में ही है, बी में विशेषण अनिश्चित, क्योंकि थोड़ा का तो हमें पता नहीं थोड़ा कितना है। थोड़े में तो कुछ भी हो सकता है, 500 ग्राम को भी कोई थोड़ा, जूस है आधे लीटर को भी कोई थोड़ा कह सकते, कोई 100 ml को भी कह सकता है, कोई 200 ml को भी कह सकता है। तो थोड़ा को कोई हम निश्चित नहीं कर सकते, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखिए 8वीं क्या है, इसमें चारों में विशेषण, हमें पता है कि 8वीं कक्षा की विशेषता है ये, तो विशेषण तो है ये, और कक्षा जो है कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण तो है। लेकिन 8वीं संख्या है, 1 2 3 4। अब संख्यावाचक इसमें 2 में है, ए में भी है और सी में भी है। अच्छा, इस संख्या के बाद आता है फिर इसमें आवर्ती सूचक, आवर्ती का मतलब बार बार कोई चीज होती है उसकी दर्शाता है। इसमें है क्रम सूचक, क्रम वाइज है, तो यहाँ क्रम है। स्त्रीलिंग दोनों में है, एक वचन दूसरों दोनों में है, कक्षा विशेष्य है, तो क्रम सूचक से यहाँ हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन जो है फिर बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप इनमें से देख करके ऐसे 4 ऑप्शन में से जल्दी आप कर सकते। कई बार क्या है कि पूरा पद परिचय आपको नहीं पता, लेकिन जब ऑप्शन में देखते हैं तो वो तुरंत जो है वो याद आ जाता है। इसके ये तो थे हमारे पद परिचय के लिए। अब दूसरा जो हमारा है वो है वाक्य भेद का, और वाक्य भेद भी यहाँ रचना के आधार पर है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, मिश्रित भी कह सकते हो, मिश्र कहो उसको। तो सरल तो वो है जिसमें एक ही विधेय रहता है, संयुक्त में एक से अधिक विधेय हो जाते हैं, और मिश्र में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर रहता है। संयुक्त में और, किंतु, परंतु, या, इसलिए, क्योंकि से जुड़ा रहता है। लेकिन जब क्योंकि और इसलिए दोनों एक वाक्य में आ जाते हैं तो फिर वो संयुक्त ना रह करके मिश्र वाक्य रह जाता है। अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं पहला, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो यहाँ और शब्द आ गए। देखिए दीपक का जलना हो गया और अंधेरे का नष्ट होना, एक से ज्यादा विधेय, 2 विधेय हो गए, और से ही वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य है। इसके बाद दूसरा है, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, तो जब तक और तब तक, तो एक पर दूसरा निर्भर हो गया, यानी आप जाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, तो आपके जाने पर उसका आना निर्भर कर रहा है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। अब देखिए कई हमारे पेपरों में आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन आने लग गए कि वो मिलान सही करके उनमें ऑप्शन क्या है। ये पहला है, आप स्टेशन पहुंचे और हमारी प्रतीक्षा करें। दूसरा है, स्टेशन पर पहुंचकर आप हमारी प्रतीक्षा करें। तीसरा है, जैसे ही आप स्टेशन पहुंचे हमारी प्रतीक्षा करें। अब देखिए पहला था, आप स्टेशन पहुंचे और हमारी प्रतीक्षा करें, तो और से जुड़ गया है,
तो और से जुड़ गया, तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। इसका मतलब पहले के लिए तीसरा ऑप्शन बनेगा। अब देखिए नीचे जो कै ख गै घ दे रखा है, तो पहले के लिए तीसरा कै में भी है और पहले के लिए तीसरा घ में, दो में है। तो इसका मतलब बाकी दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, पहले ही एक को देखने। अब आपको तीनों आते हैं तो आप तुरंत जो है वो देख सकते हैं। नहीं तो अब दूसरा है, स्टेशन पर पहुंचकर आप हमारी प्रतीक्षा करें। तो ये सरल वाक्य है। तो दूसरे का दूसरा, तो अब कै में दूसरे का पहला है, लेकिन घ में दूसरे का दूसरा ही है। इसका मतलब ये सही है, तीसरे का आपने देखने की जरूरत ही नहीं। नितिन जानता है कि पास होना कठिन है। देखिए हमने बताया कि एक वाक्य के दो भेद होते हैं और ये मिश्र में होते हैं। जो पहला होता है, जैसे की से पहले का जो शब्द होता है वो हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है और बाद वाला जो होता है वो आश्रित होता है। तो जब ये आ जाए कि रेखांकित भाग में उपवाक्य बताइए, तो देखिए एक उपवाक्य होते हैं वो मिश्र के उपवाक्य है। अगर आप कहो कि मिश्र का कौन सा भेद है या मिश्र के कौन से उपवाक्य हैं, तो वो तीनों आ जाएंगे मिश्र के, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। लेकिन यहां बात आता है कि नितिन जानता है नितिन के बारे में, क्योंकि अगर पास होना कठिन है ये होता तो ये आश्रित उपवाक्य है। ये ध्यान रखना कि जो मिश्र वाक्य के भेद आएंगे वो आश्रित उपवाक्य के लिए लागू होते हैं, प्रधान उपवाक्य के लिए कोई लागू नहीं है। तो जब पीछे वाले पे लाइन होती तो आप आश्रित के भेदों की तरफ जाते, लेकिन ये लाइन आगे की तरफ है तो ये क्या होता है? प्रधान उपवाक्य। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ प्रधान उपवाक्य सही है। इसके बाद आगे है वाच्य का। वो हमारे वाक्य के थे, वाक्य बदलने आ जाएंगे। सरल से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में, आपस में एक दूसरे का बदलना आ जाता है। एक प्रधान के बारे में, एक मिश्र वाक्य के उपभेद के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं वाच्य की। देखिए वाच्य के तीन प्रकार हैं, कर्तयी वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। कर्तयी में जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और भाव में भाव की प्रधानता होती है। तो ये देखिए प्रश्न पहला, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद है? देखिए कई बार जैसे पहला है कर्तयी, कर्मवाच्य, भाववाच्य, फिर संज्ञा, सर्वनाम, कारक वचन। जब तक आपने वाच्य पढ़ा ही नहीं है तो आपको तो व्याकरण के कोई भी टॉपिक है वो एक दूसरे के से साथ जुड़े लगते हैं। जैसे कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम के भेद के नाम बताइए, तो उसकी जगह भी वो संज्ञा के भेदों का नाम बता देता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे कि वास्तव में उसमें है क्या, तो फिर एक के दूसरे में आप बोलते रहेंगे। तो यहाँ जब आपको पता है कि वाच्य के तीन ही भेद है, तीनों के नाम पता है, तो पहला ही ऑप्शन पे आप यहाँ टिक कर देंगे सीधा। दूसरा है वाच्य क्या कहलाते हैं। अब देखिए वाच्य क्या कहलाते, देखिए क्या संज्ञा के भेद को वाच्य कहते हैं? नहीं कहते। क्या सर्वनाम के भेद को कहते हैं? नहीं कहते। क्या विशेषण के भेद को कहते हैं? नहीं है। तो वाच्य सही मायने में क्रिया के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्रम पर पड़ रहा है या भाव निकल रहा है। तो ये क्रियाओं के विधान से संबंधित है। कई बार ऐसे भी डाल देते हैं। इसके बाद है ज्योति कार अच्छी तरह नहीं चलाती, इसका कर्म वाच्य क्या बनेगा? देखिए कार अच्छी तरह नहीं चलाती, तो ये तो कर्तयी वाच्य है। अब कर्तयी से तो कर्म भी बन जाएगा, भाव भी बन जाएगा। अगर क्रिया सकर्मक होगी तो कर्म वाच्य बन जाएगा, अगर क्रिया आक्रमक होगी तो भाववाच्य बनेगा। अब अच्छी तरह कार, अब कार का चलाना, देखिए चलाना क्रिया है, क्या चलाती है? देखिए सकर्मक के लिए जब आप वहां देखोगे, फिर बता देता हूं, सकर्मक में आप दिए हुए वाक्य पे प्रश्न करेंगे, क्या लगाएंगे। अगर क्या का आपको जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक है। तो यहाँ क्या चलाती है? तो कार चलाती है, तो जवाब मिलेगा। तो ये सकर्मक है, तो इससे कर्मवाच्य बनेगा। अब कर्मवाच्य देखिए, कर्मवाच्य है और उसमें देखोगे आप के द्वारा से का प्रयोग होगा। तो ये ज्योति से कार अच्छी तरह नहीं चलती, चलती तो ये कर्तयी वाच्य की क्रिया की तरह सीधा है। ज्योति द्वारा कार अच्छी तरह नहीं चलाई जाती, तो ये हो गया चलाई जाती। वो चलती चलाती की जगह चलाई जाती। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा शुरुआत से देखिए, अगर पहले दूसरे में ही आ जाता है तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं। अब है मैं अब नहीं चल सकता, तो इसका भाववाच्य बनाना है, क्योंकि चलना क्रिया है। चलना, रोना, सोना, ये सब जो है आक्रमक है, तो भाव ही बनेगा। तो मुझसे अब नहीं चला जाता, तो नहीं में है तो नहीं में ही आ गया।
अब मैं और नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मेरे से चला नहीं जाता, तो मुझसे अब नहीं चला जाता। तो मैं का क्या बनेगा, मुझसे। ठीक है, मेरे से नहीं होता है, वो मुझसे शब्द सही होता है। कभी मेरे से देखो कि ये भी भावाच्य बन रहा है, लेकिन मेरे से शब्द नहीं होता, मुझसे होता। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, ये वाक्य का भेद बताना है। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा, अब द्वारा शब्द आ गया, इसका मतलब कर्तरी तो है नहीं, जिसमें से के द्वारा आए तो कर्म या भाववाच्य होगा। अब क्या फहराया गया, तो जवाब मिल गया राष्ट्र ध्वज, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब देखिए मिलान वाले आगे, क्योंकि आजकल इस तरह के आने लग गए हमारे पेपरों में, तो उसमें देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, अपने सही विकल्प देखिए। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए, अब के द्वारा तो कर्तई तो है नहीं, और क्या गाए गए, तो जवाब है भजन, तो भजन वाला हो गया कर्मवाच्य। तो पहले का तीसरा देखिए कै में नहीं है, पहले का तीसरा ख में भी नहीं है, पहले का तीसरा ग में है, और है ही नहीं, तो पहले ये ग ही हो गया, दूसरे का चेक करने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो सारा आपको पता है तो सीधा देख के आप कर ही सकते हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक, क्योंकि पहला हमने पद परिचय किया, दूसरा वाक्य भेद किया रचना के आधार पर, तीसरा वाच्य किया, और चौथा हमारा अलंकार है। पहले तो अलंकार पूरा का पूरा 9th क्लास में होता था, लेकिन इस साल 4 अलंकार जो है वो 10th क्लास में आ गए हैं। ये यही चार है। श्लेष ये शब्द अलंकार में से है, वहां उपमा और रूपक 9th में रह गए। जो तीसरा शब्द अलंकार था श्लेष, वो अब 10th में आ गया। ये अर्थ अलंकार के थे, वहां जो बाकी थे उनके अलावा यहाँ मानवीकरण, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा, ये 3 आ गए। उपमा और रूपक वहां चले गए, और शब्द में अनुप्रास और यमक वो 9th में होगा। तो ये 4 ही है आपने। लेकिन जब कविता की पंक्तियां आती है जो आपके अपठित काव्यांश या पठित काव्यांश में है, तो वहां अलंकार सारे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ व्याकरण के अंदर आपके 4 ही अलंकार मिलेंगे। तो कई बार ऑप्शन में उपमा रूपक भी रहेगा, तो उन पे दिमाग आपने लड़ाना नहीं है, आपने सिर्फ इन 4 अलंकारों को ही दिमाग में रख के उत्तर देना है। तो पहला देखिए, मंगन को देखी पट देर बार बार, यह उदाहरण है। अब इसमें था कि भाई मंगन को देखी पट देत बार बार है। देखिए यहाँ जो पट शब्द है, पट का अर्थ होता है, एक तो पट दरवाजा के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक पट वस्त्र है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है यमक अनुप्रास, तो यमक और अनुप्रास तो हमारे में है ही नहीं, तो ये पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती गै में श्लेष में और अतिशयोक्ति, ये दोनों हमारे हैं। तो इसमें मैंने पहले ही बता दी कि पट, यहाँ पट एक शब्द है लेकिन ये 2 अर्थ दे रहा है, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अब दूसरा है मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो ये भी मधुवन, मधुवन एक बगीचा है, ठीक है ना। तो ये कलियां जो शब्द है, कलियां होगी, एक तो बगीचे में कलियां पौधों की, और एक कलियां जो है वो नवयुवती के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ भी यमक अनुप्रास नहीं है, श्लेष और अतिशयोक्ति में से यहाँ बता ही दिया कि कलियां शब्द जो है वो 2 अर्थ दे रही है, तो ये भी श्लेष का है। इसके बाद देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, ये मेघ आए बंठन के सवर के। अब हवा तो कभी भी आगे नाचती गाती नहीं चलती है, तो हवा को यहाँ मानव का रूप बनाया है ना, कोई स्त्री का रूप बनाया है। तो यहाँ देखिए अनुप्रास हमारे में है नहीं, उपमा भी नहीं है, रूपक भी नहीं, तो इसमें तो एक ही बचा जो हमारा है। तो कई बार ऐसा हो जाए तो सीधा यहाँ से निकल जाता है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ऐसा हो सकता है भाई, नदियां आगे पड़ी हुई है और राणा सोच रहा कि घोड़ा कैसे उसको पार लगाएगा, अगर और राणा सोच रहा ही है इतने में, तब तक चेतक उस नदी को पार कर जाता। तो देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात पेश की गई है। तो इसमें देखिए अनुप्रास उपमा है नहीं, मानवीकरण और अतिशयोक्ति में से, तो मानव का तो कोई रूप है नहीं, बढ़ा चढ़ा करके पेश की गई चीजें है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कई बार ये पूरी पंक्तियां दे देते हैं, कई बार छोटी सी दे देते हैं, जैसे ये पूरी नहीं दी है, कई बार 2-2 पंक्तियां दे देते हैं, कई बार अकेला। तो मानो मनु जानो जनु, ये उत्प्रेक्षा में आता है। तो जब ये मानो शब्द आ गया तो यहाँ हमारा अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा।
तो ये हमने अपनी इस वीडियो में चारों अलंकार के बारे में हमने पढ़ा है। उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, श्लेष है, और चारों टॉपिक के बारे में हमने शॉर्ट में बताया है और कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है वो आपको समझाया है। फिर भी इनसे संबंधित जैसे आपने डिटेल का, मैंने पहले भी कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इन चारों टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।